यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2ab कॉस्ट, है ना। तो ये चीज आपने पढ़ लिया था। फिर आपने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया कि कभी भी कोई वेक्टर अगर ऐसा दिया हुआ है ना, कि भाई, ओके मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, है ना, कि भाई यहाँ पे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। कहीं पे भी अगर वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ए की वैल्यू है ए एक्स आई कैप, प्लस आपका हो जाएगा ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप, हाँ, तो ये यूनिट वेक्टर के नोटेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है आपको। मतलब आई कैप के साथ मतलब वो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, जे कैप के साथ मीन्स वेक्टर का ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और के कैप के साथ वेक्टर का कौन सा हो जाएगा, जेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कि जो वेक्टर ए होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो जब आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखूं तो यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप लिखेंगे हम, तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस आपका ए जेड के कैप, है ना, और उसको इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस आपका ए जेड स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इस तरह से, है ना, कि भाई ये सारी चीजें हम क्या करते हैं इसमें बेसिकली आपका डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, है ना। आई कैप जे कैप के कैप का मतलब डायरेक्शन होता है, आई कैप का मतलब एक्स के लॉन्ग, जे कैप का मतलब वाई के लॉन्ग, के कैप का मतलब जेड के लॉन्ग। तो जब भी इस तरह से आई कैप जे कैप के टर्म्स में दिया होगा तो उसको मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल देंगे, कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट कर लोगे, और किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आएगा वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होगी कि कोई भी अगर ए कैप या यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, चाहे वो ए कैप हो, चाहे कहीं पे हम आई कैप भी ले लें, आई कैप भी तो यूनिट वेक्टर है ना, ये भी 1 हो जाएगा। चाहे आप जे कैप ले लो, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, चाहे आप यहाँ पे के कैप ले लो, है ना, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो सारे जो मैग्नीट्यूड होंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो हम कर सकते हैं। आज आपकी मैथ्स की क्लास हुई थी क्या? यस सर, अभी हुई है कब हुई थी? सर, अभी 4 o'clock पे। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली कुछ ना टाइम टेबल में गड़बड़ आ रही है आजकल। मतलब मेरी क्लास लिखी होती है 4 o'clock। सर लास्ट टाइम भी हुआ था ऐसा। हाँ, वो मेरी क्लास 4 o'clock लिखी हुई होती है, लेकिन वो सर का मेरे पास मैसेज आता है कि उनकी 2 क्लास एक साथ क्लैश करते रहता है टाइम टेबल का। यस सर, मेरे भाई की क्लास लाइक सर की और मेरी एक ही टाइम पे थी लास्ट टाइम। हाँ वही ना, तो इसलिए वो फिर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर मुझे अपने टाइम चेंज करनी पड़ती है ना। तो चलो कोई नहीं, कर लेंगे, है ना। लेकिन वो सर का कोई वो उसमें लिंक तो नहीं शेयर हुआ था, लिंक कैसे मिलता है आपको? मैंने देखा ग्रुप में लिंक तो नहीं शेयर किया उन्होंने कोई। सर खुद शेयर करते हैं। नहीं, खुद भी वो ग्रुप में शेयर करते हैं या अलग से करते हैं कहीं पे? सर डाउट्स ग्रुप में कर दिया करते हैं मोस्टली। अच्छा अच्छा, डाउट्स ग्रुप में करते हैं, ओके ओके ओके, वही मैंने बोला कि क्योंकि मेन ग्रुप में दिखा नहीं ना मुझे, तो मुझे याद नहीं रहता है। चलो कोई नहीं, है ना, कहीं भी कर दें, वो मतलब पता होना चाहिए, मेरा मतलब ऐसा अनइनफॉर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी स्टूडेंट की मिस हो सकती है ना क्लास। इन्फॉर्म होना चाहिए सारा, राइट। तो ये आपका गया, तो वेक्टर अलजेब्रा में ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो बिफोर हम कि हम ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, पहले मैं थोड़ा सा इसको और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ आपको, फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी आज पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसको आप कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये यूनिट वेक्टर को कर लेते हैं पहले हम, फिर उसके बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। यार ये हैंग हो गया, अभी इसको मत करना, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उससे करना आपको। हाँ ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये हम कर ही चुके थे। हाँ ये कर लो जरा सा। अब मैं रेंस साहब को कम्युनिकेट कर दूंगा बेटा डाउट्स के लिए, क्योंकि आज तो फेस्टिवल्स का कुछ है ना, तो ओके आज तो नहीं हो पाएगा, किसी और दिन मैं बता दूंगा आपको, है ना। ओके ओके सर। आपको मैं शेयर कर दूंगा, बीच में किसी भी दिन मैं आपको मैसेज कर दूंगा, उस टाइम आप कर लेना। ओके। इसको सॉल्व करो जरा सा।
वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बताना है। हाँ, ये तो नहीं आ रहा बेटा रेयांश आंसर। हाँ नहीं, ठीक है आपका रेयांश, आंसर ठीक है आपका। मेरा आंसर इज करेक्ट, सही बता रहे हो। देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो सिंपल आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख लो। अब आपको यूनिट वेक्टर आता है ना, तो इसने बोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट इसका 25 है, तो सपोज ये वेक्टर ए है, तो इसका एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 25 है, तो आप लिख दोगे 25 फाइव क्या, और वाई कंपोनेंट जो है वो 60 जे क्या है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपने इसको किस टर्म्स में लिख दिया, यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिख दिया। अब ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी आ जाएगी
अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस आपका 60 स्क्वायर है ना। तो अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर किसके इक्वल होगा आप देख लो। तो ये जो आ जाएगा वो 65 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 65 आ गया, मतलब 65 इज द मैग्नीट्यूड, है ना। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, कि भाई ये जो वेक्टर होगा कितना एंगल बना रहा होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं यहाँ पे इस वेक्टर को, वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही आ जाता है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो वेक्टर ऐसे ही तो है, इसका एक्स कंपोनेंट 25 यूनिट है, मतलब यहाँ पे ये 25 हो गया, और जो वाई कंपोनेंट है वो ज्यादा है, वो 60 यूनिट है। तो इस वेक्टर को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक्स और वाई कंपोनेंट के टर्म में ये आपका कोई वेक्टर ए हो जाएगा, है ना। कि ए वेक्टर आपका ये हो जाएगा, है ना, कि भाई इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो 25 है और वाई कंपोनेंट कितना है बेसिकली आपका 60 है। तो जो ए वेक्टर होगा उसकी वैल्यू जो लिखोगे आप इस तरह से, तो ये एंगल आपको निकालना है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज 60/25, 12/5 आ गया, है ना। तो 12/5 मतलब इसका अगर एंगल पता है आपको तो सही है ना, नहीं है पता है तो भी सही है आपका। अब इसको ऐसे लिख दो कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 12/5 हो जाएगी। एक्चुअली में ये अप्रोक्सीमेटली 73 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन आप इतना भी लिख देते तो चल जाएगा आपका आंसर। तो डायग्राम मैंने बनाया है, लेकिन वैसे डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं थी, है ना, कि आपको जो डायरेक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से निकाल लेते। वही आप लिखो ए वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा, जे के साथ जो लगा होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आई के साथ लगा होगा वो बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होता है। तो 60/25 मीन 12/5 आ गया। अब चूंकि ये 12/5 थीटा की किस वैल्यू पे 12/5 होता है ये आपको नहीं पता होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि थीटा इनवर्स 12/5 हो जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। या इसको हटा दो यहाँ से, 73 वाला कर सकते, इतने ही छोड़ दो यहाँ से, क्योंकि कितनी वैल्यूज होती है मुझे नहीं पता है, हम इस तरह से कर सकते हैं इसे। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमेशा आई कैप जे कैप के टर्म्स में चीजों को लिखने की आदत डालो, है ना, उससे चीजें काफी आसान हो जाती है। तो ये करना है आपने, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। हाँ ये कर लो जरा सा। फिर ये हमने किया था। अच्छा कर लिया था, ओके ओके। यस। कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, एससी वर्मा के क्वेश्चन नहीं, ये वाला किया था। नो सर। अच्छा इसको कर लो। इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा है, सही। आपका आंसर आर के टर्म्स में आ जाएगा, आपका आंसर जो होगा ना वो आर के टर्म्स में आ जाएगा। हाँ देवी योर आंसर इज करेक्ट।
हाँ यहाँ सही है आपका। ठीक है, मैं बताता हूँ इसे। वो कुछ नहीं था, आपको इस सब का रिजल्टेंट बताना था। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे ओ ए वैक्टर आर के इक्वल होगा, ये भी आर के इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो आर एन आर का रिजल्टेंट रूट टू आर हो जाएगा ना। ये आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर ऐसे हों, एक वेक्टर आर अगर ऐसा है, दूसरा वेक्टर अगर आर ऐसा है, तो जो इसका रिजल्टेंट होता है वो इस तरह से डायगोनल के अलॉन्ग रूट टू आर हो जाएगा। तो ये आपका जो वेक्टर हो जाएगा वो रूट टू आर हो गया, बस हो गया। तो भाई इस आर और इस आर का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो उसकी डायरेक्शन ओबी के अलॉन्ग होगी, और ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये रूट टू आर हो जाएगा। लेकिन एक ऑलरेडी ओबी वेक्टर आर भी तो है, तो आर एंड रूट टू आर ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों के, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट में एक आर तो पहले था ही, आर आर का रिजल्टेंट इसमें जाके ऐड हो गया, तो ये आपका आर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस रूट टू आर हो जाएगा, है ना। मीन्स आर को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये वन प्लस रूट टू आ जाएगा, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आ गया। फिर आ गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होती है, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में होगा तो 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री विथ ओ ए, है ना, क्योंकि इसी के लॉन्ग ही तो है, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो इसमें आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं है, अगर आई कैप जे कैप लगा के भी करते तो यही आ जाता, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए हम सिंपल कर लेते हैं ऐसे कि आर आर का रिजल्टेंट रूट टू आर होगा, उससे एक आर ऐड हो जाएगा, नेट इतना हो जाएगा, और डायरेक्शन तो उसी के लॉन्ग ओ ए ओ बी के लॉन्ग ही होगी, वो आपका 45 डिग्री के एंगल की हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट की हमें से दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये हम कर सकते हैं, है ना। ये आपका आगे। तो ये आपके वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हम सीख रहे हैं। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर वो है मेरे पास तो। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इन तीन वेक्टर का आपको रिजल्टेंट बताना है कितना होगा, जो मेथड आप यूज करो। आराम से इसको करो, आप सब लोग सॉल्व करो भाई। तो कॉस्ट 120 कितना होता है? कॉस 120। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो। चलो ट्रिग्नोमेट्री बताना पड़ेगा लग रहा है मुझे किसी दिन। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है ना एक, साइन कॉस 90 थीटा। प्लस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से कॉस अगर मुझे निकालना है तो 90 प्लस 30 लिख दूंगा मैं, तो ये साइन 30 के इक्वल हो जाएगा। ओके सर। इस तरह से माइनस तो नहीं होता है कॉस 90 प्लस थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा होता है, माइनस सब ये साइन थीटा ही होता है। साइन थीटा होता है, बस हो गया, वो हाफ हो गया। नहीं, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है यार।
सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस हाफ हो जाएगी इसकी वैल्यू। वैसे इसकी जरूरत नहीं है इसमें, आप उसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन आप जो मेथड यूज कर रहे हो उसमें अगर यूज हो रहा है तो यूज करो आप इसे। ठीक है रेयांश, आपका आंसर। हाँ ठीक है, देवी आपका आंसर। ओके, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना, सब लोग ध्यान दो जरा सा, है ना, निकाल लोगे आप सब लोग। देखो क्या है कि इसमें ऐसे आप वो दूसरा लॉ लगाओगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि सबको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख लो आप, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये होता है कि राइट ऑल वेक्टर्स इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन, कि सारे वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में आप लिख लो, है ना। लाइक अगर मैं ओ ए वेक्टर को लिखूं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में तो रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो ओ ए का ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा ना वो 2 cos 30 हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये आपका 2 sin 30 हो जाएगा, है ना। तो ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos 30 का मीन्स √3 i कैप,
है ना, प्लस आपका 2 sin 30 का मतलब आपका हो जाएगा सिंपल जे कैप, क्योंकि हाफ हाफ तो कैंसिल, 2 और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जे कैप आ गया। तो ओ ए वैक्टर आई कैप जे कैप के टर्म्स में ये हो गया कि आपने रिजॉल्व किया और आई कैप के बी कैप के टर्म्स में लिख दिया। ऐसे हम लिखें जैसे ये ओ ए वैक्टर हो गया, ऐसे ही मैं यहाँ पे डी वैक्टर लिख लेता हूँ। ये तो वैसे ही वर्टिकल है, तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई एंगल में होता तब तो रिजॉल्व करते हैं, तो वैसे वर्टिकल है। तो 1 मीटर है लेकिन माइनस जे के अलाउंग है, माइनस क्योंकि डाउनवर्ड इसका एरो है। तो कोई एरो अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, and जैसे ये दोनों पॉजिटिव थे इसके कंपोनेंट्स, लेकिन एरो नीचे की तरफ हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हम बीसी वेक्टर को लिख लेंगे। तो बीसी वेक्टर चूंकि एंगल पे है तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो ये आपका 1.5 cos 60 हो जाएगा। ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा 1.5 cos 60 डिग्री। और ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा वर्टिकल, वो 1.5 sin 60 हो जाएगा, है ना। ये आपका 1.5 sin 60 हो जाएगा आपका ऐसे, है ना। तो अब इससे बात है कि इसको जब लिखेंगे तो ध्यान रखना आप इसमें कि बीसी का जो एक्स कंपोनेंट है ना, उसका एरो एक्स के अपोजिट आ रहा है। तो मतलब ये 1.5 cos 60 का मतलब हो जाएगा आपका 3√3/4, सॉरी 3√3/4 नहीं होगा, ओनली 3/4। 3/2 में हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 हो गया, लेकिन ये माइनस आई कैप डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये लेफ्टवर्ड की तरफ है, ये पॉजिटिव भी रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा +3√3, है ना, बाई 4 इंटू जे कैप। अब ये 3 वेक्टर हो गए, बस हो गया। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब तीन सबको सम कर देना है। तो इन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका हो जाएगा ओ ए वैक्टर प्लस आपका हो जाएगा डी वैक्टर, है ना, प्लस आपका बीसी वैक्टर, है ना। सबको सम कर दो, सिंपल, आई के साथ आई ऐड हो जाएगा। तो आई के साथ आई ऐड होगा तो यहाँ पे बच जाएगा बेसिकली आपका √3 माइनस 3/4 आई का, और जे के साथ जे ऐड हो जाएगा। तो जे और माइनस जे तो ये कैंसिल ही हो गए। तो प्लस आपका यहाँ पे आ गया 3√3/4 जे कैप, है ना। अब इस थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, 1.73 होती है ना। किसकी क्या जगह बेसिकली आपके न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगी। तो इसको जब डिफरेंस आप ले लोगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 0.98 आई कैप, है ना, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.98 के बाद 1.3 जे कैप आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो जो इसने बोला हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, है ना। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका ऐसा आ जाएगा, है ना। इन दोनों को स्क्वायर करके आप अंडर रूट कर लोगे। तो 0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर, तो ये आपका 1.6 आ जाएगा। ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो दो चीजें आ गई आपकी, है ना। हाँ बताऊंगा बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो मेन चीज है। जब हीट का टाइम आएगा ना तो बताऊंगा मैं आपको, हीट का टाइम आएगा। तो रेडिएशन का मैग्नीट्यूड आपका ये आ गया। अब एंगल निकालना है तो अभी मैंने बोला कि टेन थीटा निकाल लेते हैं इसमें। तो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 1.3/9.8, हाँ, कि 1.3 बाई क्या हो जाएगा इसलिए आपका 9.8 आ जाएगा। तो ये आपका 1.32 आ गया। तो थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादा है, लेकिन मेन चीज आपको ये सीखनी है, बाकी कैलकुलेशन इररिलेवेंट है। कि सारे तीनों वेक्टर को मैंने आई कैप जे कैप में कैसे कन्वर्ट किया, रिजॉल्व करके लिख लिया। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, रिजॉल्व करके लिख लिया। और पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है आपने, है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या करना है बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, फिर इससे रिजल्टेंट आ गया, तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ये आ गया, एंगल ये आ गया। तो ये आपको थोड़ी सी जाननी थी, राइट। तो ये हमने काफी कुछ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लिया, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब मैं मल्टीप्लीकेशन पे आ जाता हूँ, है ना, कि नाउ द न्यू टॉपिक विल स्टार्ट, दैट इज द वेक्टर मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है, चलो तो अब हम आ जाते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। है ना, ये एडिशन में आपको जानना होता है, जो फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं सारा मैंने बता दिया अब आपको। अब इसका आप एससी वर्मा सॉल्व कर लोगे, राइट। तो इसके बेसिस पे सारी चीजें थी जो अभी हम कर रहे थे। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, देखो जब वेक्टर मल्टीप्लीकेशन आप पढ़ते हो ना, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर को, तो मैं बोलूं तो एक हम वर्ड पढ़ रहे थे, फोर्स इक्वल टू एम ए, ये आपका था। दूसरा हम पढ़ रहे थे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था। और तीसरा हम पढ़ रहे थे टॉर्क। टॉर्क हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, लेकिन टॉर्क फिर भी आप जान लो। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कि भाई वेक्टर फिजिक्स में क्या होगा ना, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो चाहे स्केलर हो, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे रिलेशन आते हैं। तो हम बोलते हैं फोर्स जो होगा मास को एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करके आएगा, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके आएगा, और टॉर्क जो होगा ये पोजीशन वेक्टर को फोर्स से मल्टीप्लाई करके आएगा। इस आर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को फोर्स से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो क्या तीनों में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, या तीनों सेम मल्टीप्लीकेशन है? अगर लाइक difference दिख फर्स्ट रहा है तो वाले क्या दिख रहा है मुझे में, बताओ। हाँ, तो फर्स्ट वाले में स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड में ठीक है, वेक्टर को वेक्टर ठीक से, है। और सेकंड वाले में? तो वेक्टर को वेक्टर से, हाँ, थर्ड वाले में? वेक्टर को वेक्टर से। है ना, टॉर्क होता है टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, है ना। कि टॉर्क जो होता है वो वही कपल ऑफ फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं बेटा। टॉर्क इज डिफाइंड एज ए टर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, है ना। कि अगर कोई फोर्स किसी चीज को टर्न कर सकता है तो उसकी वजह से टॉर्क होता है। तो पहला वाला तो सही बताया इन्होंने कि भाई स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और तीसरे में भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तीनों में डिफरेंस है ना। तो पहला तो अलग हो गया, बाकी सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? देखो तीनों में डिफरेंस क्या है ना, ये तो मेन चीज आ गई कि भाई स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। भाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आएगा, है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं। स्केल वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो पहला जो आपने मल्टीप्लीकेशन किया है ना, हमने किया है मल्टीप्लाई स्केलर विथ वेक्टर। कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है स्केलर किससे मल्टीप्लाई किया है, किसी वेक्टर से। कि भाई स्केलर को आपने वेक्टर क्वांटिटी से क्या कर दिया, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अरे देवांश यार कहाँ पहुंच जाते हो, अभी इसके ऊपर ध्यान दो, बताऊंगा बाद में आपको। ओके सर। कहाँ पहुंच दो, स्केलर विथ वेक्टर अगर हम करेंगे तो पहले में आपने क्या किया ना, स्केलर को आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है वेक्टर आ रहा है? तो वेक्टर। वेक्टर, हाँ। तो जब भी हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देन रिजल्ट इज वेक्टर। रिजल्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। कि जब भी आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलेरेशन वेक्टर की है, क्योंकि एक्सेलेरेशन एंड फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सेकंड आपने क्या किया ना, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर विथ वेक्टर। कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया आपने, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन रिजल्ट कैसा आ रहा है इस केस में, वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है वेक्टर होती है? वेक्टर। हाँ नहीं, वर्क वर्क डन, स्केलर। हाँ स्केलर होती है।
मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है, तो इस केस में रिजल्ट इज स्केलर, रिजल्ट इज स्केलर, है ना, कि भाई आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है वो स्केलर आ रहा है। तो जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जब स्केलर आता है, तो इस तरह का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वी कॉल्ड एज ए डॉट प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना, या समटाइम्स वी कॉल एज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो फिजिक्स में बहुत सारे रिलेशन हैं। अब तक तो जो 9th में ना आप ये सब नहीं सोचते थे, सीधे मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन आप सोचना पड़ेगा कि भाई फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन रिजल्ट स्केलर आ रहा है, मतलब बीच में एक डॉट लगा लो। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन वर्क की हम ये ले लेंगे कि वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन होती है दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सर हाँ बताओ। सर इसीलिए वर्क को हम एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। हाँ अभी वो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो जो हम वर्क जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता है, वर्क जो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जब रिजल्ट स्केलर आ जाए तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए डॉट प्रोडक्ट। अब थर्ड में आते हैं, यहां भी आपने दो वेक्टर को ही मल्टीप्लाई किया है कि भाई पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है और फोर्स वेक्टर भी एक वेक्टर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों वेक्टर को आर एंड एफ को, यहाँ पे आप आर वेक्टर और एफ वेक्टर को क्या करोगे, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई करोगे, है ना। आर और एफ को हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से टॉर्क वेक्टर आ जाएगा। तो आप देखो ये रिजल्ट आपका जो आ रहा है वो भी वेक्टर ही आ रहा है, क्योंकि टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस केस में रिजल्ट आपका जो है इज वेक्टर क्वांटिटी। तो कई बार दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। तो जब वेक्टर आता है तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या समटाइम्स वी कॉल इट एज ए वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सिंबल हम क्रॉस यूज कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी कि वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है और वर्क स्केलर है। टॉर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट है, और टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, बेसिकली आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना, कि कौन सा बेसिकली हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि भाई पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर भी वेक्टर है, और रिजल्ट भी अगर वेक्टर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका क्रॉस प्रोडक्ट, या वी कॉल्ड एज ए वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो तीन तरह के प्रोडक्ट होते हैं भाई। स्केलर में तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ कि भाई व्हाट इज द 3 × 3, आप बोलोगे नहीं। अब मैं बोलूँ यहाँ पे 3.3, ये भी नहीं। अगर मैं बोलूँ बेसिकली 3 × 3, तो भी नहीं। तो स्केलर में कोई डिफरेंस नहीं होता कि आप क्रॉस यूज कर रहे हो, डॉट यूज कर रहे हो, या सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, सबका आंसर सेम आता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है। तो अगर हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट स्केलर आ रहा है तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर वेक्टर आ रहा है तो उस तरह के प्रोडक्ट को वी कॉल इट एज ए क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो ये तीन चीजों में डिफरेंस आपको जानना है कि क्या होता है। तो उसमें पहला तो कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, सेकंड से स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। भाई डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालें। ओके नो प्रॉब्लम, बाद में आप कर लेना उससे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम रेयांस, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। ये आपका कैसे, तो आपका आ गया स्केलर विद वेक्टर, वेक्टर विद वेक्टर, वेक्टर विद वेक्टर के दो प्रोडक्ट आ गए। तो हम आ जाते हैं बेसिकली आपकी मेन जो चीज था,
हम इलाबोरेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, है ना, कि सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेसिकली आपका डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट ही लिखा करो, दो तरह से लिखना सही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालना, आपको कैसे सीखेंगे कि दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें। डॉट प्रोडक्ट निकालने का सीधे फॉर्मूला होता है कि सपोज मैंने दो वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर आपका ए हो गया और दूसरा वेक्टर आपका बी आ गया। देयर इज अ टू वेक्टर, वन वेक्टर इज द ए वेक्टर, है ना, और जो दूसरा वेक्टर है वो बी वेक्टर है, और इसके बीच में अगर एंगल थीटा है ना, तो जब हम यहाँ पे ए डॉट बी निकालेंगे, है ना, तो ए डॉट बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ द ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द बी इंटू कॉस थीटा, है ना, कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द ए मैग्नीट्यूड ऑफ द बी इंटू कॉस थीटा, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है ना। यहाँ पे थीटा ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। इसलिए वर्क की डेफिनेशन आप ऐसे लिखते थे ना, कि जब हम वर्क लिखते थे तो हम ऐसे तो लिखते थे कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अगर होगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, है। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहले का मैग्नीट्यूड लिखो, दूसरे का मैग्नीट्यूड लिखो, और दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा उसके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ए डॉट बी की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि थीटा एंगल कितना है। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल जो है थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 होता है, तो जो ए डॉट बी की वैल्यू जो होगी वो सिंपल ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। सिंपल ए बी लिखने का मतलब है कि मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, तो अगर थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा। ऐसे थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो जो ए डॉट बी होगा इसकी वैल्यू माइनस ए बी हो जाएगी। हम बोलते हैं ना वर्क डन में अगर एंगल 0 डिग्री है तो वर्क पॉजिटिव होगा और 180 है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस 180 डिग्री नेगेटिव होता है ना। और अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 होता है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो किसी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे बेसिकली आपके परपेंडिकुलर। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है। अब एक चीज है कि जैसे ये फॉर्मूला हम बार बार यूज नहीं करते हैं, बल्कि इस फॉर्मूले को यूज करके ना आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले से ही। हाँ, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर कोई आई कैप है, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो क्या कोई बता सकता है क्या। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, दूसरा भी आई कैप यूनिट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, कैन एनीबॉडी टेल बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला। है ना, क्या हो जाएगा बताओ जरा, कि आई और आई का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। अरे बताओ, ये तो बहुत आसान सी चीज है। सर आई स्क्वायर। नहीं नहीं, आई स्क्वायर क्यों होगा, आप फॉर्मूला यूज करोगे ना। आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट के लिए हम ए की जगह पे आई कैप आ गया, बी की जगह पे भी आई कैप आ गया, तो हम ऐसा लिखेंगे ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आई कैप का मैग्नीट्यूड दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आई कैप एंड आई कैप, 0 डिग्री। 0 डिग्री कॉस 0। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, यूनिट वेक्टर है ना ये, तो ये 1 होगा और कॉस 0 ही 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो आई एंड आई का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ऐसे ही जे और जे का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये भी 1 हो जाएगा, और के एंड के का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 1 हो जाएगा। तो अब एक बार अगर आपने ये फॉर्मूला लग गया कि ये कंक्लूड कर लिया कि आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, तो फिर दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना। जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो आपको दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना है। जैसे किसी ने अगर आपसे पूछा कि बताओ 3 आई कैप डॉट ऑफ 4 आई कैप क्या होगा, तो आप लिख दोगे 12 होगा सीधे, कि भाई 3 इंटू 4 तो 12 हो जाएगा, और आई डॉट आई 1 होता है, तो उसका आंसर 12 आ गया।
तो हमेशा ध्यान रखना आई और आई का डॉट प्रोडक्ट वन होगा, जे और ए का वन हो जाएगा, और के डॉट के भी वन हो जाएगा बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन इसी में अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द आई एंड जे, आई एंड जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई कैप जे कैप का मतलब ये होता है, ये आई कैप है, ये आपका जे कैप है, और ये के कैप है, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो जीरो। एक जीरो हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। आप लिखोगे तो इसको ऐसा लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द आई, मैग्नीट्यूड ऑफ द जे, और आई और जे के बीच में एंगल cos 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये जीरो आ गया। ऐसे ही आपका जे डॉट के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और के डॉट आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब सिमिलर वेक्टर का वन होता है, परपेंडिकुलर का जीरो हो जाएगा। तो अगर ये चीज आप जानते हो तो दोबारा फॉर्मूला यूज नहीं करना है वाला, इसी फॉर्मूले से तो हम ये सब चीजें जानते हैं, तो दोबारा क्यों अप्लाई करोगे, सीधे अप्लाई करोगे। जैसे मैंने बोला 3i.4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर किसी ने बोला आपसे 3i.4j कितना होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। भाई 3 into 4 तो 12 होगा, लेकिन आई डॉट जीरो जे जीरो हो जाएगा ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, दिस वे वी कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। लिख लो आप। सर क्या बताओ? जैसे हम बोल रहे हैं कि लाइक वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, तो लाइक जब वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क मतलब है कि हम सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहे हैं, सिस्टम हम पे वर्क कर रहे हैं। ओके सर, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उस टाइम पे। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता वो। जैसे मैंने बोला टेम्परेचर पॉजिटिव है, टेम्परेचर नेगेटिव है। यस सर। नेगेटिव टेम्परेचर कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, वो तो स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को शो करती है, स्केलर में तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली में होती है। टेम्परेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, टेम्परेचर नेगेटिव भी हो सकता है। यस सर। पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा रेफरेंस के अलोंग, और नेगेटिव का मतलब हो जाएगा रेफरेंस के अपोजिट। वो डायरेक्शन होती है। तो ये ध्यान रखना किस तरह से मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला है, कि हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। सो नोटेड। ठीक है ना, ये आपका गैस। ठीक है, ये आपने कर लिया राइट। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपको ऐसे नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालना है। अभी मैं क्रॉस नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो अननेसेसरी पहले कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अभी पहले डॉट प्रोडक्ट को एक्सपर्ट बनते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस में हम आएंगे, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो वेक्टर यहाँ पे है ना, कि भाई एज ए क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सपोज किसी बॉडी के ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, है ना। ए वेक्टर आपको ऐसा दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपका 2k कैप। एंड बी वेक्टर आपको ऐसा दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस, अब 5k कैप ले लो, या माइनस भी एक ले सकते हो कहीं पे, यहाँ माइनस साइन है। हाँ, ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर ये है, फाइंड आउट ए डॉट बी। कितना, और आपका आंसर देखो आप, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी।
क्योंकि रेयांश थोड़ा सा मिस कर गया ना, इसलिए, क्योंकि मेन चीज तो उसी टाइम पढ़ा दी मैंने। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आज या कल में रिकॉर्डिंग सारी भेज दूंगा आपको। देखो, ए डॉट बी, पहली बात तो जो भी क्वांटिटी आएगी ना, वो स्केलर आएगी, उसमें आई कैप जे कैप नहीं होगा। आई कैप जे कैप हो गया मतलब तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए ना आपको, तो स्केलर आनी चाहिए क्वांटिटी। हाँ देवे, अब आपका आंसर सही है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इतनी, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो देखो, अगर मैं प्रॉपर मेथड से जाऊं, वैसे प्रॉपर मेथड की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं प्रॉपर मेथड से जाऊं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि भाई दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट लिखना है। तो 2i + 3j + 2k कैप, है ना, ए और बी की जगह पे लिख दिया मैंने। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट किससे निकालना है आपका? 3i कैप -2j कैप +5k कैप। अब यहां से आप देखो कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 2 को पहले मैं सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 हो गया, और i.i 1 हो गया, तो 6 ही रह जाएगा। फिर आपको पता है कि 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी आएगा, लेकिन i.j तो 0 होता है ना, तो +0 आ गया, +0 आ गया। जे के साथ भी आई का 0 आ गया, के साथ भी 0 आ गया, तो पहला वाला तो कम काम हो गया इसका। प्लस दूसरा करते हैं इस 3 का। हाँ, 3j का आई के साथ 0 हो जाएगा, 3j का के साथ 0 हो जाएगा, सब जे के साथ होगा। तो 3 × -2 तो -6 हो गया, और j.j 1 होता है, तो यहाँ पे -6 आ गया आपका आंसर। बाकी सारे टर्म तो 0 हो गए इसके भी। अब 2k का करते हैं। तो 2k का आई के साथ भी 0, है ना, जे के साथ भी 0, सिर्फ के साथ 1 आएगा, तो 5 × 2 10 आ जाएगा। और k.k 1 हो गया, बाकी सारे 0 हो गए। तो ये तो आ गया कि भाई आई, 2i और 3i का प्रोडक्ट 6 आ गया, 3j और -2j का प्रोडक्ट आपका -6 आ गया, और 2k और 5k का प्रोडक्ट आपका 10 आ गया। बाकी सारे 0 हो गए। आपको पता है +6 और -6 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो जो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मतलब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ऐसे सीधे सीधे ऐसे, कि आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ, बाकी सारे तो अपने आप ही 0 हो जाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई, है ना। दैट्स ऑल, यही करना है आपको सिंपल सा। तो इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज ए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली आपका ये है। ठीक है, ये आपका 10 आ गया इस तरह से। तो ये हमने कर लिया ऐसे, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो अब इसी में जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा हो जाएगा कि if force is equal to the I cap -2j cap plus k cap, and displacement is 3i cap plus j cap plus 4k cap, then find out work done. Then find out work done. वर्क डन की वैल्यू जूल में कितनी होगी, तो कैलकुलेट कर लो। अगर फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी?
हाँ सही आंसर दे दिए आपके। सब लोग ट्राई करो भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान चीज है। हाँ सही है, निहारिका, योर आंसर इज करेक्ट। 5 जूल आ जाएगा, अगर न्यूटन और उसमें दिया हुआ है तो 5 जूल इज द करेक्ट आंसर। सर हाँ बताओ। सर ऐसे क्वेश्चंस लाइक जिसमें यूनिट वेक्टर में दे रखी है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उनमें अलग से न्यूटन और वो लिख रखा होगा ना, मीटर। लिख रखा होगा, लिख रखा होगा, यूनिट लिख रखा होगा, ओके सर। कितने जूल मीटर। मैंने यूनिट नहीं लिखा है, अदरवाइज यूनिट दिया होगा क्वेश्चन में। सही है ना, कि 5 जूल आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको ऐसा। आपको पता है कि जो वर्क की वैल्यू होती है ना, कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी तो वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब ऐसा नहीं कि वो एफ एस कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगाने लग गए, वो नहीं करना है। डॉट प्रोडक्ट तो सीधे इससे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करो, इससे इसको करो, बाकी तो सारे जीरो हो ही जाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे 5 जूल आंसर आ जाएगा, है ना, कि वार्डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसलिए आपके 5 जूल, 5 जूल इज द करेक्ट आंसर। है ना, तो यहाँ से 5 जूल इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, 5 जूल इज द करेक्ट आंसर। है ना, तो ये हमने कर लिया सर। तो भी देता हूँ क्वेश्चंस कुछ और भी आपको मैं, वेट फॉर मोमेंट।
वेट फॉर मोमेंट, मैं क्वेश्चन थोड़ा सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। चलो एक दूसरा क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं तो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको तब तक करो, फिर तब तक मैं सर्च कर लूंगा। हाँ ये कर लो जरा सा, बी पार्ट मत करना, ए पार्ट करना खाली। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना क्यों टाइम लग रहा है आपको? मैं सीधे फॉर्मूला लगाना है, ए बी कॉस थीटा, है ना? तो भाई अभी तो पढ़ा आपने कि भाई ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये सिंपल ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसमें इतना क्या सोचना है आपको? ए की वैल्यू इसने 2 दिया हुआ है, इसको 3 दिया हुआ है, और यहाँ से कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 60 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट ही होता है ना, कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका डॉट प्रोडक्ट। ये अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक क्लास में ना दोनों में आप मिक्स हो जाओगे, तो पहले एक बार डॉट प्रोडक्ट का आप एक्सपर्टाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। हाँ इसको कर लो जरा सा, या ये कर लो जरा, वो मच्छर वाला क्वेश्चन कहाँ गया?
ये क्वेश्चन कर लो जरा सा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान सा। वेक्टर का यही तो फायदा होता है कि चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं आपकी। हाँ, ध्यान सही है आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट का सही है। ओके, बहुत सारे आंसर आ गए मेरे पास तो। हाँ सही है रेयांश, बाकी भी सही है आपके आंसर। हाँ दिव्य, सही है आपका आंसर। ठीक है, आपके आंसर सही है। देखो डायग्राम बना लो, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मेन चीज तो डायग्राम ही बनाना है, तो मैं किसी फ्रेश पेज पे बना देता हूँ इसे, है ना। ये आपका डायग्राम बना देते हैं ऐसे। ये आपका ऐसा।
है ना, ये आपका एक्स वाई जेड आ गया। तो इसने बोला है कि ये 7 है ना, 7 फीट इसकी लेंथ है, और ये वाली 4 फीट है। ये वाई ले लिया एक्चुअली इसने, ये 4 फीट हो गया, और हाइट जो है वो जेड ले ली है, तो ये आपका 3 फीट है। बस कंपोनेंट तो ऐसे ही आ गया। इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वाई कंपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, आपका 4 हो जाएगा। और जो प्लेन के परपेंडिकुलर जेड कंपोनेंट है वो आपका जो होगा, दैट इज आपका 3 आ जाएगा। बस ये तो कंपोनेंट तो ऐसे ही आ गए। अब इसने बोला कि एक यहाँ से इसको यहाँ जाना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो इस वेक्टर को लिख दो कि अगर ये वेक्टर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है, तो एस के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे ना। एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 7 i कैप, वाई कंपोनेंट हो जाएगा आपका 4 j कैप, और जेड कंपोनेंट हो जाएगा 3 k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, ये तो एकदम आसान है। 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो √74 आपका आंसर आ गया। हाँ, तो √74 आ गया। तो देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, डायग्राम बना के तो बहुत आसान है ना, तो इससे हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका आंसर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर दो दिया हुआ है।
ओके, क्या आंसर चेक कर लेता हूँ मैं आपका। ओके, वन लेफ्ट, ठीक सही। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। भाई दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो मैं हिंट देता हूँ आपको मैं। जब भी दो वेक्टर अगर पी वेक्टर क्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर चेक करने का ही तरीका होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, जीरो पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से चेक करता हूँ मैं भी, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। मैंने हिंट दे दिया कि भाई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ए की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी होगी। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकाल लो दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट में ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस टू ए हो जाएगा। और ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ये तो पी डॉट क्यू होता है। और अगर परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो को, बस ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। ए की वैल्यू यहाँ से आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। सर ये -1 और 3 आ रहा है तो। हाँ, ए की वैल्यू एक -1 आ रही है और दूसरा थ्री आ रहा है। तो रेयांश आपका आंसर सही था, क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ए थ्री हो जाएगी, बस हो गया। कि अगर ए की पॉजिटिव वैल्यू थ्री हो जाए तो उस टाइम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मीन्स ए पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मीन्स पी और क्यू परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हाँ, तो पी और क्यू जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्चुअली आपके परपेंडिकुलर। तो हम कर सकते हैं सर, ठीक है ना, तो आपका गैस। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एससी और में ट्राई करो आप लोग, है ना। ओके सर। वेक्टर आप पूरा ऑलमोस्ट सभी कर सकते हो क्वेश्चन आप, एक्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट के एक दो क्वेश्चन छोड़ देना। तो नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट तो उतना बड़ा नहीं है, तुरंत हो जाएगा। एक कोई नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करके मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे ओके सर। डेडलाइन पता है। डेडलाइन क्या है भाई सिलेबस की? सर 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक सब कुछ करना है हमें। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई नया टॉपिक भी उसमें स्टार्ट कर दूंगा। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। बाय सर। हाँ जी।